वेलकम प्रोटीन्स। तो एक नया दिन, मैट्रिक के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं और एक नई वीडियो आपके लिए है। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको करवाएंगे अभी हल, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज़ एक तो पैटर्न पता चल जाता है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट होते हैं। कुछ क्वेश्चन अगर सेम रिपीट नहीं भी होते हैं तो थोड़े बहुत माइनर चेंज उसमें मात्रा होते हैं। बाकी पूरी किताब से पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा बाहर से आने का चांस तब है नहीं कुछ। यही सब होता है, ठीक है। आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं इस वीडियो में। जैसे आप क्वेश्चन पढ़िए, आंसर कीजिए, फिर आप मेरे आंसर को देखिए, है ना। इस तरीके से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप पूरा वीडियो देखिए। और मैं तो कहूँगा कि इस सीरीज़ का जो हमने यहाँ पर बना रखा है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला सीरीज़ का जो हमने बना रखा है, ठीक है, ये तो आप पूरा ही देखिए ताकि आपको लगभग अंदाज़ा लग जाए किस तरह क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन पे, जो हमारे पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ठीक है। एक मिनट। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास जो है क्या कहलाता है, ठीक है। तो आप शायद ये क्वेश्चन समझ नहीं पाए होंगे, अभी मैं आपको समझाता हूँ जल्दी से। बेसिकली देखिए, जैसे ये जो है एक गोला है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो दर्पण होता है, ठीक है, ये इसी तरह के गोला का एक टुकड़ा होता है, एक साइड का हिस्सा इधर या उधर होता है, ठीक है। तो इस तरह के दर्पण का एक टुकड़ा होता है। अब इसका एक व्यास होगा, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल होगा, है ना। तो ये व्यास क्या कहलाता है? ये व्यास जो है आपको मुख्य अक्ष कहलाता है, प्रमुख अक्ष कहलाता है, या प्रधान अक्ष कहलाता है, जो भी कहिए आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। मेन एक्सिस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा प्रधान अक्ष। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? देखिए, वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, इसका मतलब हुआ कि आर है 32 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक। आपसे क्या पूछ रहा है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी एफ पूछ रहा है कि कितना होगा, ठीक। तो याद रखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर आर बाई टू होता है, आपको मालूम होगा क्या होता है, एफ बराबर आर बाई टू। तो 32 बाई टू तो 16 हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है, ठीक है, कि 16 प्लस में या माइनस में। तो आप देखिए यहाँ पर लेंस कौन सा पूछा है आपसे। लेंस यहाँ पर है उत्तल, दर्पण है उत्तल। तो उत्तल दर्पण मतलब ऐसा वाला, ठीक है, ये जिसका परावर्तक सतह उठा रहता है, ये उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में कभी भी हम जब भी कोई वस्तु रखते हैं, ठीक है, तो ये हमेशा क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण का जो फोकस पॉइंट है वो हमेशा नेगेटिव होता है, इस बात का भी याद पॉजिटिव होता है, सॉरी। उत्तल दर्पण का फोकस पॉइंट हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसका प्लस 16 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन, ठीक है, क्या हो, ऋणात्मक है, आवर्धन ऋणात्मक है। आवर्धन ऋणात्मक होने का मतलब है, ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, देखिएगा। तो उसकी जो है प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। प्रतिबिंब की प्रकृति यानी प्रतिबिंब के गुण। तो देखो, आवर्धन किसे कहते हैं, आपको पता होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन का फॉर्मूला में एच डैश बट्टे एच होता है। अगर इसका जो पूरा वैल्यू है वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि इसमें से कोई एक नेगेटिव होगा, है ना। इसमें से कोई एक नेगेटिव, कोई एक पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब जाहिर सी बात है कि हम जानते हैं कि जब भी हम कोई भी लेंस के लिए या मिरर के लिए, यहाँ पे लिखा है किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन उस प्रतिबिंब का, किसी भी लेंस के लिए या मिरर के लिए जब भी हम एक डायग्राम बनाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को हमेशा ऊपर की ओर रखते हैं। तो ऊपर तो पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब पता चला कि एच डैश बट्टे एच में तो एच हमेशा पॉजिटिव ही होता है, बचा एच डैश, तो ये नेगेटिव होना चाहिए। तो एच डैश नेगेटिव कब होगा, जब नीचे की ओर प्रतिबिंब बनेगा, नीचे की ओर प्रतिबिंब बनेगा तब नेगेटिव होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब कैसा बना होगा, उल्टा बना होगा। और जब उल्टा बना हो तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा जो सही उत्तर है वो है वास्तविक और उल्टा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली किरण प्रकाश के अधिकांश अपवर्तन होता है, ठीक है। तो हम सब जानते हैं अच्छे से कि जैसे कि ये मैं एक नेत्र का छोटा सा फोटो बनाता हूँ। मान लो ये ऐसा हमारा नेत्र है, ठीक है, यहाँ पर हमारा लेंस होता है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रकाश जो अपवर्तित होता है ना, वो इस पार्ट में होता है, इस पार्ट में, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो प्रकाश अपवर्तित होता है
वो हमारा इस वाले पार्ट में होता है। तो इस पार्ट को हम लोग जो है, ये जो उभरा हुआ भाग है आप देख सकते हैं, इसको कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। तो कॉर्निया में सबसे ज़्यादा क्या होता है, जो हमारा अपवर्तन है वो होता है। याद रहेगा? आई होप याद रहेगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। जब सूर्य प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल के सूक्ष्म कण है ना रंग किस रंग को जो है सबसे ज़्यादा प्रकिरणित करते हैं, बिखेरते हैं? तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर तो बहुत आसानी से पता होगा कि नीला रंग को सबसे ज़्यादा बिखेरते हैं। ठीक है, क्योंकि नीला रंग का जो इंटेंसिटी है वो सबसे क्या है, कम है। आगे चलते हैं। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। हमारे इंडिया में जो करंट एसी करंट इस्तेमाल होता है उसका फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो याद रखिए इसका कि इंडिया में जो एसी करंट इस्तेमाल होता है वो 50 हर्ट्ज का एसी करंट उसका होता है, 200 है ना 20 वोल्ट। अगला है, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर है ना 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच जो है 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक जो है क्या है? अल्प मापांक क्या है? तो याद रखिए इस बात को कि ये क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। पता नहीं इस तरह के क्वेश्चन क्यों पूछे गए, मतलब ये प्रैक्टिकल से एक क्वेश्चन है। यहाँ तो दो दो क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल से देखने को मिल रहा था इस साल हम लोगों को। तो यहाँ पर इसका जो तरीका होता है वोल्ट मीटर में जो लिस्ट काउंट नापने का तरीका होता है वो ये होता है कि डायरेक्ट आप इसको जो है ना डिवाइड कर दीजिए इससे। ठीक है, तो 1 को जो है 20 से डिवाइड कर दीजिए। अगर यहाँ पर कुछ और रहेगा एग्ज़ाम में आपका, जैसे यहाँ पर 10 विभाजन रहेगा या 5 विभाजन रहेगा, और यहाँ पर जो है 1 के जगह पे जो है आपका 2 रहेगा या 3 रहेगा, तो उससे इसको विभाजित कर दीजिएगा, बस यही तरीका है। ठीक है, तो 1/20 कितना हो जाएगा? 0.05। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला है, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा में निम्नलिखित में कौन सा है? तो माइक्रो एम्पियर बोले तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, तो यही हो जाएगा 10⁻⁻⁶ एम्पियर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा छड़ चुंबक के अंदर, तो सिंपल सी बात है, छड़ चुंबक बोले तो ये वाला। ठीक है, सिंपल सा। इसमें ये नॉर्थ मान लो और ये साउथ, तो नॉर्थ से साउथ की ओर जो है आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखा जाता है। किसमें? चुंबक में, लेकिन बाहर से, लेकिन अंदर से क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है, अंदर में साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि किसी छड़ चुंबक के अंदर जो है, अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण कैसे होते हैं? तो साउथ से नॉर्थ, साउथ बोले तो दक्षिण, तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की तरफ। ठीक है, हाँ। अगला सवाल, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार क्या होता है? उदासीन बोले तो न्यूट्रल। तो आपको मैं एक फ़ोटो दिखाता हूँ। वैसे इसका रंग तो काला होता है, ठीक है, पर मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में ये तीनों तार पूछे जाते हैं। ये देखिए, ये तीनों तार पूछे जाते हैं। जो लाइव वायर होता है, ठीक है, जो लाइव वायर होता है वो लाल रंग का होता है। ठीक है, जो अर्थ वायर होता है मतलब अर्थिंग रहता है वो हरा रंग का होता है, और जो न्यूट्रल रहता है वो आपको काला रंग का होता है। लाइव वायर को हॉट वायर भी बोलते हैं, याद रखिएगा इस बात को। चलिए अगला है, किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। किस युक्ति में विभक्त वलय? तो आपको पता होना चाहिए, जनरेटर में जो होता है ना, एक रिंग होता है जो आपको डायरेक्शन का चेंज करने का काम करता है। ठीक है, तो ये जनरेटर हो जाएगा। अगला है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत बोले तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आपने तो देखा ही होगा पावर हाउस में, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये किस तरह के एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है, विद्युत ऊर्जा बनाता है? तो तापीय ऊर्जा, वहाँ पर कोई हीट तो होती नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा, वहाँ पर कोई नाभिकीय ऊर्जा नहीं होता है। सौर्य ऊर्जा, भाई वहाँ कोई सूरज तो नहीं, मतलब सूरज होता नहीं, सूरज ऊर्जा से ये तो होता नहीं। सौर्य ऊर्जा से जो विद्युत बनता है उसको सोलर एनर्जी कहते हैं। ये स्थितिज ऊर्जा, जो पानी जो रुका हुआ रहता है, पानी को जो जमा करके रखा है, उसके अंदर जो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल है, उसको क्या किया जा रहा है, इस्तेमाल करके जो है बिजली बनाया जा रहा है। अगला सवाल देखिएगा, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरोरा, ठीक है, ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। इसको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना? तो बुझा हुआ चूना मतलब पानी में मिला हुआ, तो ये होता है CaOH का Hal2। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, पानी में मिला हुआ चूना। अगला सवाल देखिए,
जिंक और कॉपर सल्फेट को मिलाने से जिंक सल्फेट और कॉपर बना है। तो ये बहुत सिंपल है, ये जिंक और कॉपर का जो है ना जगह चेंज हुआ अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। यहाँ पर कॉपर की जगह पे जिंक आ गया है, सल्फेट के साथ कॉपर था यहाँ पर जिंक आ गया है, यानी विस्थापन हुआ और सिंगल विस्थापन हुआ है। तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं होगा, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर लिखा है कि कोई विलयन जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। भाई नीला को लाल करना मतलब एसिड, एसिड है तो 7 से कम होगा, और 7 से कम का यहाँ पर ऑप्शन सिर्फ एक है, 5 बेस होगा यानी क्षार होगा, तो 7 से अधिक होगा, जो ये 8 या 10 दोनों हो सकता था। यहाँ पर एसिड है तो ये सही जवाब है आपका। अगला है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, ठीक है। तो आपकी किताब में कौन सा अम्ल कहाँ पाया जाता है ये आपको लिखा हुआ है, तो आप जो है याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है सोडियम है, याद रखिएगा। उसके बाद आपको पोटाशियम आएगा, उसके बाद कैल्शियम आएगा, उसके बाद मैग्नीशियम आएगा। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन हुआ, सोडियम हुआ, ठीक है। अगला सवाल, एक्वारेजिया जिसको रॉयल जल भी कहते हैं, ये किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है 3 गो होता है, और एक जो है 1 यूनिट नाइट्रिक अम्ल होता है, तो 3:1 होगा। लेकिन आमतौर पर जो है अगर आप देखेंगे तो किताबों में जो है 1:3 दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर नाइट्रिक अम्ल को पहले लिखा जाता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बाद में लिखा जाता है, तब 1:3 होता है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल 1 यूनिट होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 यूनिट होता है, ठीक, एक्वारेजिया में। तो क्वेश्चन के हिसाब से है यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पहले जो है दे दिया है, नाइट्रिक को बाद में, तो 3:1 हो जाएगा, अदरवाइज ये 1:3 होता है, ठीक। अगला देखिए, बॉन्ड COH ये किसका है, एल्डिहाइड का है। बॉन्ड CO कीटोन का होता है, और कार्बोक्सिलिक का COOH होता है, और अल्कोहल का बॉन्ड OH होता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड का हो गया ये COH। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, ठीक है। इसमें सहसंयोजक बंधन कितने हैं, तो थोड़ा सा इसको देखिए गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर देता हूँ ब्लू कलर, ठीक है। 3 गो कार्बन, 1 2 3 कार्बन, ठीक। इधर भी हाइड्रोजन, 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 इधर भी, इधर भी, इधर भी, ठीक। तो अब देखिए कितना हाइड्रोजन हो गया, गिनिए। ये हो गया आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो 8 हाइड्रोजन हुआ, तो 8 को ये बॉन्ड तो हुआ ही सहसंयोजक, और साथ ही साथ अंदर में जो 1 2 गो और है ना, तो ये मिला कितना हो गया, 10 हो गया। मतलब ये सब 8 को हुआ, ये जो है बाहर जो हाइड्रोजन के साथ है सहसंयोजक बंधन, ये हुआ 8 को, और अंदर में है 1 2, कार्बन कार्बन के बीच में 2 गो है, तो कितना हो गया, 10 को। तो यहाँ 10 सहसंयोजक बंधन जो है आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। यही सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर जो है परमाणु का साइज क्या होता है, क्या है, दाएं से बाएं ओर जाने पर। तो पहली बात तो यह है कि दाएं से बाएं ओर जाने पर जो है अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि हमारा जो मान लीजिए ऐसा ऐसा है ना, इधर दायां हुआ, इधर बायां हुआ, इधर दायां हुआ, ठीक, इधर बायां हुआ और इधर दायां हुआ। तो सिंपल सी बात है, क्या कह रहा है कि बाएं से दाएं ओर, मतलब इधर से इधर जाने पर। तो हम पीरियड में ही रहते हैं, तो पीरियड में तो मालूम है कि आपको जो आकार होता है वो चेंज नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ थोड़ा सा सोचने वाली बात है, जो इधर मेटल होते हैं और इधर नॉन मेटल होते हैं, तो हल्का फुल्का फ़र्क पड़ता है, पर उसको नेग्लिजिबल मानेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर अपरिवर्तित वाला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने जो है ऊर्ध्व स्तंभ है। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है, खड़ा वाला, ठीक है। ये ऐसा वाला कितना है, ऐसा वाला 18 है, ऐसा वाला 7 है कि नहीं है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ये इसको बोलते हैं क्षैतिज, जो पड़ा वाला है। एक खड़ा वाला क्या बोल रहे हैं, इसको बोलते ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर 18 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ऑप्शन 18 वाला सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है कि एक छात्र जो है जांच परख लेने में लिया गया
सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा तनु विलयन में सार्वभौमिक सोचक की कुछ बूंदें मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा। सार्वभौमिक सोचक बोले तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है पीएच वाला है ना, तो इसको टेस्ट कर रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट को टेस्ट कर रहा है। ये एक क्षारीय पदार्थ है या क्षारीय लवण भी कह सकते हैं आप इसको, ये क्षारीय पदार्थ है। अब क्षार जो है, अच्छा सोडियम बाइकार्बोनेट का एक तो पहले बात है कि जो पीएच वैल्यू होगा वो जाहिर सी बात है कि 7 से प्लस होगा। ठीक, चलिए हम आपको पीएच पेपर दिखाते हैं, 1 मिनट। ये देखिए, है ना, इसमें आप देख सकते हैं कि 7 से प्लस है तो कैसा कैसा रंग है। ठीक, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पूछा है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो पीएच वैल्यू होता है ना वो लगभग 10-11 के करीब होता है। ठीक है, तो 10-11 में कैसा रंग है, ब्लू रंग है ना, तो बेसिकली यहाँ पर पीएच में उसका जो रंग होगा वो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें ब्लू मतलब नीला, तो यहाँ पर नीला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। मैग्नीशियम रिबन को अगर जलाएंगे तो आग कैसा दिखेगा। तो मैं सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है, और वीडियो को भी लाइक कर दो अगर ठीक लग रहा है सेशन। तो बेसिकली मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा ये मैग्नीशियम रिबन जला करके मैं वो वीडियो बना दूंगा, अभी डाल दूंगा। ठीक है, फुर्सत मिलते ही। तो इसमें जो है चमकीला उजाला होता है, बहुत ही चकाचौंध रोशनी होती है जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, तो खतरनाक सा, ऐसे देखने में दिक्कत होती है। अगला है, एक जांच परख नली में जो है लिए गए विलेन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है ना, तो 1 घंटे के बाद देखा गया कि विलेन का रंग परिवर्तित हो चुका होता है। तो ये आपकी किताब में ही दिया हुआ है। ठीक है, जब आप विस्थापन अभिक्रिया पढ़िएगा ना तो वहाँ पर आपको ये वाला अभिक्रिया देखने को मिलता है कि कॉपर सल्फेट के विलेन में जो है कील को रखा जाता है, तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट जो है होगा। ये आपको किताब से ही है डायरेक्ट, इस अक्सर सभी सवाल एनसीईआरटी की किताब से ही होते हैं, बाहर से नहीं होते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन से संयंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है। रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर, बीपी नापने वाला मशीन को क्या बोलते हैं भाई, सिंपल सी क्वेश्चन है, तो स्पिग्नो मैनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान के रक्त स्राव का मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध रोकता है। मतलब खून रोकने में कौन मदद करता है, सीधी बात यह है। तो खून रोकने में नहीं, वैसे का नहीं, खून रोकने में प्लेटलेट्स जो है आपका हेल्प करता है ना। WBC जो है आपको बीमारी से बचाने में हेल्प करता है। अगला सवाल की ओर चलते हैं हम, आउटू ग्रंथि के थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। क्या है, आउटू ग्रंथि को थायरोक्सिन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। देखिए सच बताएं तो थायरोक्सिन हार्मोन में ना ये सब होता नहीं है कुछ, उसमें लवण होता है ना, और कुछ आयोडीन होता है, लेकिन पता नहीं ये क्वेश्चन किस तरीके का क्वेश्चन है, मुझे तो बहुत कन्फ्यूज़न लगा ये क्वेश्चन, है ना, कि इसमें सोडियम का ऑप्शन हम सही करें या इनमें से सभी करें। तो मैं इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हूँ, मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है ना, या तो प्रिंट करने वालों ने कुछ मिस्टेक करा है या पता नहीं क्या है। बहरहाल मैं इस क्वेश्चन में आपको आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में मैं जहाँ तक जानता हूँ इसमें कोई भी ऑप्शन में सही नहीं लग रहा है पूरी तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं सर अगले क्वेश्चन की ओर। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। याद रखिएगा, हम बैलेंसिंग का काम जो करते हैं, मतलब जो एकदम से किसी भी चीज़ में फोकस करके, है ना, खास बैलेंसिंग का काम, वैसे जनरल चलना फिरना जो है, उठना बैठना मारना पीटना, वैसे तो वो अग्र मस्तिष्क का काम होता है। ठीक है, लेकिन अनुमस्तिष्क जो है हमारा अच्छे से एकदम बढ़िया से कंट्रोल करने का काम जो है, बैलेंस बनाए रखने का काम जो है हम अनुमस्तिष्क करता है, पश्चिम मस्तिष्क करता है। ठीक है, मध्य मस्तिष्क जो है ये देखने में मदद करता है हम लोगों को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है। साइटोकाइनिन किसमें सहायक होता है, साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन में सहायक होता है। ठीक है, एक कोशिका को 2 बनाने का काम आता है, मतलब बेसिकली ये तना को बड़ा करता है, तो तना वृद्धि में आएगा। और ऑक्सिन जो है आपको अग्रभाग की लंबाई को वृद्धि करता है, ऑक्सिन। ठीक है, हाँ, अगला चलते हैं, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन सी है। हाइड्रा, तो हाइड्रा में आपको, हाइड्रा कैसा होता है, आपने फोटो देखा है ना हाइड्रा का, जो है ऐसा करके था ना आपकी किताब में, इधर से हल्का बढ़ा हुआ मुकुल, है ना, तो इसका क्या नाम था, मुकुलन। क्या था, मुकुलन। इसका बॉडी का एक पार्ट टूट कर गिर जाता है, नया बन जाता है, तो इसको मुकुलन कहते हैं। ठीक है, कायिक प्रजनन मतलब होता है तना से पत्ती से हो जाना,
बीजाणु का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे पोर्स होना। विखंडन का मतलब होता है एक ही जीव 2 में टूट जाना, 3 में टूट जाना, ठीक है। ऐसा तो इसे मुकुलन होगा। अगला है पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। भाई परागकण, परागकण बोले तो परागकोश यानी स्त्री जो सॉरी स्त्री नहीं पुंकेसर होगा, क्योंकि ये मेल हिस्सा है, बाकी स्त्री के सिर्फ फीमेल हिस्सा है। पंखुड़ी तो बनाता नहीं है, अब बाह्य दल भी नहीं है, ठीक है। अगला है निम्न में कौन सा मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव में कह रहा है, मानव मादा में कह रहा है, ठीक है। तो मादा में जनन तंत्र कौन सा नहीं है। शुक्रवाहिका हम लोगों में होता है, ठीक है, तो ये मादा का नहीं है। बाकी डिम्ब वाहिनी लड़कियों में होता है, गर्भाशय भी होता है लेडीज में, अंडाशय भी होता है लेडीज में। तो आगे चलते हैं सर अगले क्वेश्चन की ओर। वंशानुगत नियम प्रतिपादन किसने किया था। भाई ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है जॉन मेंडल साहब है। मेंडलिफ फिर दे देगा तो फिर ये कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। वो आवर्त सारणी में उनने अपना हक अदा किया था। यहाँ पर गिरेगर जॉन मेंडल साहब हैं जिन्होंने क्या किया है ये वंशानुगत नियम के बारे में बताया है, हाइब्रिड के बारे में बताया है, ठीक है। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र के युग्म कैसे होते हैं। तो स्त्रियों में XX होते हैं, मेल में XY होता है, ठीक है। YY किसी में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या लिखा है। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्तियों पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में डुबाया जाता है, क्यों। ठीक है, अल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों। तो भाई मंड का मतलब होता है स्टार्च, ठीक है। एक मिनट, स्टार्च, स्टार्च, स्टार्च ही होता है। तो इसको जो है हम लोग टेस्ट करने के लिए पहले अल्कोहल में डुबाते हैं। इसके पीछे का रीज़न है कि उसमें कोई पत्ती उत्ती में हरापन जो पाया जाता है, क्लोरोफिल जो पाया जाता है, उससे टेस्ट नहीं हो पाएगा। तो क्लोरोफिल को घोलने के लिए जो है ना, अल्कोहल में डुबाते हैं। तो क्लोरोफिल को घोलने के लिए जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसके बाद फिर हाँ, जब उसमें आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं तब उसका रंग कैसा हो जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। ब्लू ब्लैक उसका रंग हो जाता है, मतलब हल्का नीला काला उसका रंग हो जाता है ना। इससे पता चलता है कि उसके अंदर क्या थे, स्टार्च पाए जाते हैं। अगला चलिए, सलाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 5x 10x 25x और 40x जूम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले भाई 5x में देखा जाता है। लेकिन ये सवाल क्यों पूछा बताओ, ये प्रैक्टिकल वाला सवाल है जो किताब के लास्ट में रहता है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का सवाल पूछा जाना चाहिए, है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल हमारे बिहार में कितना होता है और कितने स्कूल में ये अवेलेबल है ये तो सबको पता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप तक कितने लोगों ने ज़िंदगी में नहीं देखे होंगे, कितने स्टूडेंट 10 क्लास 12 क्लास पढ़ लेते हैं फिर भी, ठीक है। तो इस तरह का सवाल पता नहीं क्यों पूछा, लेकिन थोड़ा सा अजीब है, एकदम से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। अगला है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को भी कहते हैं। तो खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं भाई, याद रखिएगा इस बात को। दो तंत्रिका कोशिका जो सबसे लंबी कोशिका होती है उसके बीच में खाली जगह को सिनेप्स कहते हैं। निम्न में कौन आहार श्रृंखला निर्माण करता है। आहार श्रृंखला मतलब ये उसको खाएगा वो उसको खाएगा। तो घास जो है, गेहूँ घास को खाएगा नहीं, ऐसा तो है नहीं भैया, ये गलत हो गया। घास को बकरी खाएगा और बकरी को मानव खाएगा, हाँ ये सही हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। तो हम इस पर गोल लगा देते हैं। उसके अलावा देख लो, बकरी गाय बकरी को थोड़ी खाती है, नहीं बिल्कुल नहीं। और घास बकरी तथा जो है घास को बकरी खाएगा, ठीक है, लेकिन बकरी को मछली थोड़ी खा जाएगा, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए इतना ही था, ये 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आप सेशन को लाइक कर दीजिए और आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। जितने भी मतलब मैं ये वीडियोस आपको प्रीवियस ईयर डाल रहा हूँ ये आप देख लीजिए। पहले ऑब्जेक्टिव डाल रहा हूँ, फिर आपको सब्जेक्टिव भी कुछ ना कुछ बता दूंगा मैं इंपॉर्टेंट वाला। इससे आपको बहुत ही हेल्प होने वाला है और आपके प्रिपरेशन का जो है टाइम बिल्कुल ही नज़दीक है, बिल्कुल ही कम है। तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।